Hello everyone, welcome yet again to another video lecture. My name is Ashwin Joglekar and I am from Resonance PCCP division. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं civics का क्लास 9 का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. Now this is again a very important topic and let us quickly do the one shot video of this chapter. Okay, so electoral politics is all about elections and इस चैप्टर के थ्रू हम ये समझेंगे कि किस तरह से मतलब इलेक्शंस होना क्यों जरूरी है, अगर इलेक्शंस नहीं होते तो क्या मैकेनिज्म हो सकता है जिसके थ्रू हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करें, या कौन डिसाइड करेगा कि हु विल बी द आवर लीडर्स. अपार्ट फ्रॉम देम हाउ विल यू डिसाइड कि हु विल मेक द पॉलिसीज फॉर अस टू डू द टेक द डिसीजंस और मेक पॉलिसीज टू रन द गवर्नमेंट. तो ये सारी बातें के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो चैप्टर है दैट इज इलेक्शंस जो होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं. देन इंडिया में क्या व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, that we'll be discussing, and whether the system of elections in India are democratic or not. So all these points we'll be looking at in this chapter, that is your electoral politics. All right, so शुरुआत से करते हैं शुरू. That is electoral politics. As you can see here, why do we need elections? तो सबसे पहले हमें elections की जरूरत क्या है, ठीक है. अब पहला, elections take place regularly in any democracy. तो democracy का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है इलेक्शन. उसके अलावा आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन आपको रूल कौन गवर्न करेगा या कौन लीडर होगा. द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करना और एक एट रेगुलर इंटरवल्स आफ्टर एवरी गैप, जैसे इंडिया में जैसे 5 इयर्स के टाइम पीरियड में होता है, एंड चेंज देम व्हेनेवर दे वांट टू. इज कॉल्ड एन इलेक्शन. तो ये इलेक्शन होता है कि लोग एक मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकें एट रेगुलर इंटरवल्स. Now, in an election, the voters make many choices. अब वोटर्स क्या चॉइस लेता है ड्यूरिंग इलेक्शन? सबसे पहली चॉइस होती है कि अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनके लिए लॉ कौन बनाएगा, ठीक है. दैट इज दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम, ठीक है. आप जिस लीडर को इलेक्ट कर रहे हो, देन वो लीडर किसी पार्टी का ग्रुप होगा एंड देन वो पार्टी फाइनली जीत के विल कम टू पावर एंड दैट विल बी द पार्टी और द गवर्नमेंट whom they form the government, that party will be framing laws for us. So they can choose who will form the government, कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, and take major decisions on major policies. And they can choose the party, तो political party जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी policies will guide them और guide the government and law making. तो through elections, ठीक है, इलेक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू वोटर्स क्या क्या चॉइसेस ले सकते हैं या क्या क्या चॉइसेस ले रहे हैं वो. ऑल राइट. Now, what makes an election democratic? Elections को democratic कैसे बनते हैं या क्या डिसाइड करता है कि elections democratic है? Now, minimum conditions जो चाहिए, minimum conditions that are required for democratic election include the following points. तो कुछ ऐसे points हैं जो ये हमें बताते हैं कि क्या elections किस कारणों से या किन वजह से election एक democratic election कहलाता है. अब सबसे पहला एक बहुत ही सिंपल पॉइंट है, that is everyone should be able to choose their representatives. तो हर कोई चूज कर सके कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ठीक है. तो जो भी फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस कंटेस्ट हो रहे हैं, एंड एवरीवन शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड नॉट ऑफर सम रियल चॉइस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स. तो ऐसा नहीं कि जैसे चाइना में एक ही पार्टी है और वही पार्टी डिसाइड कर रही है कौन लीडर होगा, तो लोगों के सामने ऐसा कोई चॉइस नहीं है. इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स. तो वो भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए, एक ड्यूरेशन होना चाहिए जिसके बाद ये रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट होते रहे. ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्शंस हुए और फिर आने वाले 50 साल तक कोई इलेक्शंस ही नहीं हुए, तो वो भी सही नहीं है. देन द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. जैसा कि हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, अगेन क्लास 9 का जो पहला चैप्टर उसमें हमने देखा था पाकिस्तान में कि एक्चुअली जो लोगों ने जिनको इलेक्ट करा था तो वो डिसीजंस नहीं ले रहे थे, वेयर एज General Pervez Musharraf, he was taking decisions because he had taken over by force. So वो वैसा सिस्टम भी नहीं होना चाहिए कि जहां पे कैंडिडेट जो लोगों के द्वारा प्रिफर्ड नहीं है, ठीक है, वो वहां पे मेजर डिसीजंस ले रहा हो. देन इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. तो एक फ्री और फेयर मैनर से कंडक्ट करने चाहिए वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश. तो वो चूज करने की स्थिति में हो जैसा वो करना चाहे. देन फर्दर ये आगे बात कर रहे हैं, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, ठीक है. अब पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन क्यों होना चाहिए, ठीक है, क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
तो इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। देखो बिना पॉलिटिकल कंपटीशन के या बिना कंपटीशन के आप सिनेरियो इलेक्शंस को इमेजिन नहीं कर सकते। देयर विल ऑलवेज बी पार्टीज व्हिच विल बी अगेंस्ट ईच अदर, पिटेड अगेंस्ट ईच अदर, दे विल मेक allegations against each other. That all happens in probably in political competition. Similarly, जैसा एक एग्जांपल आप बुक में भी दिया है अबाउट अ कंपनी। अब दो कंपनी है, बोथ आर मैन्युफैक्चरिंग देयर probably products related to phone or computers or any other thing. So they will also have a serious propaganda which will try to defame the other company and try to show their own company as superior. तो ये सब जगह होता है। तो similarly here also it happens. This competition takes various forms. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. एक constituency level पे, ठीक है? Here are few reasons that support political competition as being good for the people. तो क्यों political competition होना चाहिए और क्यों अच्छा है, वो हम इसके थ्रू देखेंगे। Okay. So, regular electoral competition से क्या होता है? Regular electoral competition से बेसिकली प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। तो एक इंसेंटिव मिलता है कि भैया वापस से इलेक्शन है तो इनको वापस से मेहनत करनी पड़ेगी, वापस से चीजें करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर इलेक्शंस ही ना होंगे, एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, तो वो कभी काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कोई वो ही नहीं रहेगा, इंसेंटिव नहीं रहेगा काम करने के लिए कि वापस हमें रीइलेक्ट होकर वापस पावर में आना है। पॉलिटिकल पार्टीज नो दैट इफ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वुड लाइक टू बी रेज्ड, कि जो लोग चाहते हैं कि ऐसे इश्यूज रेज हो तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी लोगों में और चांसेस ऑफ विक्ट्री ज्यादा होगी उनकी, will increase in the next elections. On the contrary, इसका opposite side में अगर if they fail to satisfy the voters with their work, तो अगर वो लोगों को satisfy नहीं कर पा रहे अपने काम से, तो then they will not be able to win the next election. They will not be able to win again. इसी से आगे further, so if a political party is motivated only by the desire to be in power, despite that it will be forced to serve the people. तो अगर सिर्फ उनका मोटिवेशन यही है कि डिजायर टू बी इन पावर, कि हमें तो सिर्फ पावर में रहना है, बट उस पावर में मेंटेन रहने के लिए भी उनको हर बार इलेक्शंस लड़ना पड़ेगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, और उनको इलेक्शंस जीतने भी पड़ेंगे, तो अगेन उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो लोग शायद उनको सपोर्ट ना दे। Now, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे यहाँ पे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस कैसा है। ठीक है, अगेन हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ इलेक्शंस में हम सिंपली ये देखेंगे कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर एक वोटर्स लिस्ट, और उसके थ्रू देन नॉमिनेशन, ये सारी चीजें किस तरह से पोलिंग होती है, कैंपेनिंग होती है, एंड फाइनली रिजल्ट। तो ये सारे स्टेप्स हैं वो हम इस उसमें देखेंगे और विल बी लुकिंग एट दैट। ऑलराइट, अब हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, ठीक है, एंड फॉर विधानसभा असेंबली दैट इज इलेक्शंस रेगुलर आफ्टर एवरी 5 years, हर 5 साल के बाद। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड। ठीक है, जैसे अब इंडिया में जनरल इलेक्शंस 2024 में आने वाले हैं। इलेक्शंस हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, तो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही टाइम पे होता है, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ कपल ऑफ डेज, विद इन अ फ्यू डेज इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। तो इसको कहा जाता है जनरल इलेक्शन जो पूरे देश में हो रहा है। समटाइम्स elections are held for a specific seat, only one seat, ठीक है, one constituency seat to fill the vacancy caused by either death or resignation, या तो किसी की डेथ हो गई हो untimely और resignation of a member, this is called a by election, तो उसको by election कहा जाता है। Now with that कि electoral constituency क्या होती है, अब electoral constituencies are divided for the purpose of conducting the elections in that particular area। तो जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, ठीक है, स्टेट की, तो राजस्थान की कुछ आपकी होंगी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और राजस्थान की स्पेसिफिकली कुछ होंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज व्हिच विल बी स्टेट फॉर स्टेट असेंबली सीट्स। नाउ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। नाउ दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो इन्हीं को आप इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम से रेफर करते हो। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। फॉर लोकसभा इलेक्शंस इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने डिवाइड कर रखा है इसको। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी, तो उसको एक एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। नाउ फर्दर अगर हम इसमें मूव करें तो ऐसे ही स्टेट में भी डिवाइड होता है फॉर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लाइक ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। In this case, the elected representative is known as member of legislative assembly or MLA, called the
member of legislative assembly or an MLA. Each parliamentary constituency has within its several assembly constituencies. तो एक parliamentary constituency जो होगी लोकसभा की, उसके अंदर में काफी assembly constituencies हो सकती है. The same principle applies to further panchayats and municipal corporations as well, or municipal elections. पंचायत के लिए भी and municipal elections. So each village or town is again further divided into several wards that are like constituencies, and each ward again elects one representative or member of the village or the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seats. For each constituency represents one seat in the assembly. तो इनको कभी कभार सीट्स की तरह भी रिफर करा जाता है, बिकॉज हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक सीट रिफर करती है या होती है, रिप्रेजेंट करती है एक सीट को, ऑलराइट, असेंबलीज में या आपके पार्लियामेंट में. तो जैसा कि फॉर एग्जांपल 543 अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, तो जब हम ये बोलते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कंट्री में, सो दैट मींस इसका मतलब ये भी है कि लोकसभा में, हम ये लोकसभा की बात करें तो 543 सीट्स हैं लोकसभा में, ठीक है, टोटल. ऑलराइट, इसके बाद आगे अब वही रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुछ स्पेसिफिकली रिजर्व कैटेगरीज के लिए रखी गई हैं, ठीक है, फॉर देयर अपलिफ्टमेंट एज वेल. सो वो कौन सी है? सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द either the scheduled caste that is SC or scheduled tribes that is ST. अब लोकसभा में, ठीक है, फॉर द लोकसभा 84 सीट्स जो है टोटल आर रिजर्व फॉर द SC एंड 47 सीट्स जो है टोटल आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. इन SC, अब यहां से SC और ST में से जो पर्सन होगा, if he is belonging to the scheduled caste, he or she only can contest elections. Similarly for scheduled tribe, only he or she who is from the scheduled tribe community can only contest election from that area, which are specifically reserved for them. So scheduled caste reserved constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. Similarly, only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from a constituency reserved for ST. Even in panchayat and urban municipalities, urban areas, that is many states, seats in rural, that is panchayats, and urban, that is municipalities and corporations, local bodies, are now reserved for other backward OBCs and women as well, candidates as well. So that is increasing their participation in terms of or elections, through elections, so that they have more say in the overall governing process. अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड कर लिया हमने कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, ये एरिया होगा. अब उसमें वोटर्स लिस्ट, कौन एलिजिबल वोटर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको ऑफिशियल नाम होता है उसका इलेक्टोरल रोल, जिसको कॉमनली वोटर्स लिस्ट कहते हैं हम. सो इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन, व्हिच इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल. तो इसको ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल कहते हैं हम, एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट. इसको कॉमनली हम वोटर्स लिस्ट की तरह रेफर करते हैं. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स, basically the election commission, and put on the voters list. Now the voters are required to carry election photo identity card, that is EPIC card, required to carry election photo identity card when they go out to vote, so that no one can vote for them, someone else, sorry, instead of them. But the card is not yet compulsory for voting, तो इसलिए वो अपना other proof भी show कर सकते हैं at the time of voting, like driving license, ration card. ओके, मूविंग ऑन फर्दर. अब नॉमिनेशन किस तरह से होता है? नॉमिनेशन, ईच कैंडिडेट कैन फाइल देयर ओन नॉमिनेशन, एंड समटाइम्स दे गेट पार्टी टिकट्स और दे कैन स्टैंड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एज वेल. एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट in elections. The candidate should be a minimum of 25 years of age, and every person who wishes to contest an election has to submit, fill out a nomination form and submit or give some money as security deposit. The candidate has to make a legal declaration about a few things, giving full details of कोई criminal case pending है उसके against the candidate, ठीक है, that is serious criminal cases pending against the candidate, or details of the assets and liabilities
ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज एंड और हर फैमिली, तो उनके पास कितनी धन संपत्ति है, ठीक है, क्या जायदाद है, कितना देना है, वो सब. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ऑफ द कैंडिडेट. एंड देन अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज मेड पब्लिक, ये अवेलेबल होती है पब्लिक की, सो दैट पब्लिक कैन ऑल्सो सी दिस इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्रॉब्ली डिसाइड ऑन whom और which candidate to vote on. So this information basically is made available, आप देख सकते हैं यहाँ पे, available to the public so that voters can make their decision on the basis of information which is provided by the candidates. उसके बाद then they can do their election campaign. अब election campaign किस तरह से, ठीक है, again that is how candidate gets to meet the people, tell the people about what kind of policies they will be bringing once they are into power, and basically why the people should vote for them. The election campaign are conducted to have a free and fair or open discussion about who is better, कौन better है, representative, and in turn which party will make a better government. In India, election campaigns take place for a 2-week period between the main elections, between the announcement of the final list of the nominations or candidates and the date of polling. During this period, the candidates contact their voters. Again, ये एक तरह का contact होता है अपना probably through pamphlets, through meetings, that is sabha conduct करके, assemblies, road shows, and a lot of other things. These political leaders try to convince the voters कि why they should vote for them. That is, political leaders address the election meetings and political parties mobilize their supporters. Now, probably this is just a short questionnaire. Okay, universal adult franchise अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, ठीक है, that is everyone who is 18 years of age or older has a right to vote. So that will be related to universal adult franchise. I'll take a red pen here. Okay, so everyone who is 18 years of age. Representation of weaker sections. So weaker sections are probably reservation of seats in the SCs and STs, and open political competition, that is anyone can form a party or contest elections, and one vote one value could be each constituency has roughly the same population. All right. Next आता है हमारा कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स ओवर द इयर्स जो दिए गए थे. पहला है सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाओ. लैंड टू द टिलर, ठीक है. protect the self respect of the Telugus, and one more was Garibi Hatao. So all these slogans have been given over the time period by different political parties or by different leaders. Okay, next है according to, just a moment. हाँ, so according to India's election law, no party or candidate can. अब ये सारी चीजें कोई पार्टी नहीं कर सकती, बट हमने देखा है कई बार होता है. ओके, सो बट यस, दैट इज नॉट अलाउड. ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, किसी को जबरदस्ती किसी से वोट नहीं मांगना है, ठीक है, या ब्राइब नहीं करना है. अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, कास्ट या रिलीजन के नाम पे उनको अपील नहीं करना है कि हम इस कास्ट के तो आप हमें ही वोट दो, हम इस रिलीजन के तो हमें ही वोट दो. यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, तो किसी भी इलेक्शन कैंपेन के लिए गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज है उनको यूज न करना. स्पेंड मोर देन 25 लाख in a constituency for a Lok Sabha election or 10 lakh in a constituency for in an assembly election. So now these are the guidelines, or these are the things which the probably according to election law no party or candidate should do. Now if any political party does so, their election can be rejected. Okay, election can be rejected by the court. In addition to the laws, all the political parties in country have agreed to a model code of conduct. तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए अग्री करा है जिसको फॉलो करेंगी ड्यूरिंग द इलेक्शंस, ठीक है, एंड इलेक्शन कैंपेन्स. अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस, बेसिकली रिलीजियस प्लेस और प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा. तो इलेक्शन प्रोपेगेंडा करने के लिए किसी भी रिलीजियस प्लेस का यूज नहीं करना चाहिए. गवर्नमेंट व्हीकल्स या एयरक्राफ्ट या ऑफिशियल्स को यूज नहीं करना है फॉर इलेक्शंस, या गवर्नमेंट मशीनरी का यूज नहीं करना है. एंड इवन no laying of foundation, probably stones for new buildings or new projects or new schemes cannot be launched. Once elections are announced, ministers shall not lay any foundation stones of any new projects
टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस जिससे काफी बदलाव आ सकता हो, एंड प्रॉब्ली दे माइट इंस्पायर द इलेक्शंस और कैन शेप अप द इलेक्शंस डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। तो ये सब नहीं करना चाहिए। नाउ उसके बाद होता है इलेक्शन पोलिंग डेट होती है, एंड उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स, रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। सो पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट इज कॉल्ड द इलेक्शन डे। The voting is done in the following manner. Every person whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth and cast his or her vote. Once the voter goes inside the booth, the election officials identify him or her, put a mark on her finger and allow her to cast vote. An agent of each candidate is also allowed to sit there, to sit inside the polling booth, just to check whether things are going on in a smooth and fair manner, and ensures that the voting takes place in a fair way. एक बैलेट पेपर होता था पहले, अब तो ईवीएम्स आ गई हैं, is a sheet of paper on which the names of the different candidates and with their symbols, party symbols was used to be there, with party names and symbols are listed. Now the ballot paper was used earlier. Nowadays electronic voting machines or EVMs, which they are known as popularly EVM, are used to record votes. The machine shows the names of candidates and the party symbols. The voter has to just press the button against the name of the candidate she wants to give her vote to. He or she wants to give his or her vote to. Now once the polling is over, all the EVMs are taken to a safe location, are sealed and taken to a secure place. They are all sealed and taken to a secure place. A few days later, all the EVMs are opened and the votes are secured by each candidate are counted. The candidate who secures the highest number of votes from the constituency is declared elected. तो उसको that person wins the election. अब क्या इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है? ठीक है, दैट इज इलेक्शंस प्रोसेस तो देख लिया हमने, बट क्या हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक है नेचर में? तो उसके लिए 3-4 पॉइंट्स है जो डिस्कस करेंगे हम। पहला है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये इस बात का एक तरह से प्रूफ है दैट यस इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक। अगर हाँ यही इलेक्शन कमीशन वो वुड हैव बीन अंडर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट और अंडर द गवर्नमेंट, तो कभी भी ये लोग इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर पाते, एंड दे वुड हैव ऑलवेज डन थिंग्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। सो जो रूलिंग पार्टी होती या गवर्नमेंट होती पावर में, कभी शायद इलेक्शन हारती ही नहीं फिर तो। So in India, elections are conducted by the Election Commission, that is EC, who has Chief Election Commissioner. CEC is appointed by the President of the India, again on advice of Prime Minister and his Council of Ministers. Election Commission is independent, okay, independent hai, and has a wide range of powers, which are EC takes decisions on every aspect of and conduct of control of elections. That is from the announcement of elections होने से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स तक ईसी के कंट्रोल में ही रहता है. इट इंप्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. During the election period, the EC can order the government to follow its instructions or some guidelines to prevent the use and misuse of governmental power, to enhance its chance to win elections, or to transfer some government officials for their purpose. तो when on election duty, government officers work under the EC. ठीक है, तो जब इलेक्शन ड्यूटी होती है तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो किसके लिए काम कर रहे होते हैं? अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट. तो ये पहला पॉइंट शो करता है कि इंडिया में इलेक्शन जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं. ठीक है, अब सेकंड है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, दैट इज लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शंस की एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं. तो सेकंड पॉइंट ये आया आपका, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस कैन ऑल्सो बी चेक्ड बाय सीइंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इज मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स. कि सपोज करो आज इलेक्शन थे तो प्रॉब्ली नेक्स्ट डे आपने जनरली पेपर में देखा होगा, एक आता है कि 70% वोटर टर्नआउट और 70% इलेक्शन पीपल वोटेड. सो अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100% वोटर्स थे तो उसमें से 70% इज अ गुड टर्नआउट रेशियो. सो टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट, जिन्होंने अपने इस राइट को यूज करा. इन इंडिया द पुअर, generally the illiterate and underprivileged people vote in larger proportions as compared to the
rich and privileged sections. That is, India में poor, illiterate people and underprivileged people vote in larger numbers because they feel that their vote can definitely bring a change. Whereas the rich people and the privileged sections are not much interested into voting in India. When the situation is compared with other countries, probably European countries or US, there generally rich people, privileged people take part more in voting activities rather than the poor or the unprivileged people. So common people in India feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. The interest of voters in election related activities has been increasing over the years. So that is again a solid proof that elections which are held in India are democratic. And third, again a major thing is acceptance, that parties, whoever, even if they were in power, if they lose elections, they accept the outcome, that this was voters this thing, कि वो यही चाहते थे, पब्लिक या जनादेश यही था कि वो इस बार पावर में न रहे. So acceptance of election outcome. One final test of the free and fairness of the election is the outcome of the election. तो जो भी outcome निकल के आ रहा है, the ruling parties routinely lose elections. तो ऐसा नहीं कि एक बार जो पावर में आ गया वो हमेशा पावर में ही रहेगा. They routinely lose elections in India both at the national as well as the state level. In US जैसा नहीं है कि एक incumbent or the sitting elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lose elections regularly. और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. So they also lose elections. So barring very few disputed elections जो हुए हैं past में, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict. तो ये लोगों का ही verdict माना जाता है कि लोगों का यही इच्छा थी by the defeated parties. Now अब challenge क्या है हमारे free and fair elections के लिए यहाँ पे? तो challenges को अगर हम देखें, that is to free and fair elections, पहला है elections in India are basically free and fair, but sometimes this may not be true for every constituency. तो हर constituency के लिए वो बात सही नहीं हो सकती. There are many limitations and challenges to Indian election. Now these include candidates and parties with a lot of money. जो बड़ी parties हैं, they have a lot of money, muscle power, ठीक है, enjoy a big and unfair advantage over smaller parties. तो छोटी parties हैं उनके comparison में ये ज़्यादा बड़ी हैं. Then candidate with criminal connections, ठीक है, जो candidates जिनके पास criminal connections हैं, तो they can always influence voters, have been able to push others as well as out of the electoral race. ठीक है, तो जिनके पास जो खुद क्रिमिनल होते हैं या क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं, वो दूसरे लोगों को जो उनके साथ कंटेस्ट करना चाहते हैं उनको हटा देते हैं. ठीक है, एंड टू सिक्योर अ टिकट, ठीक है, पार्टी से फ्रॉम मेजर पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. एक ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, टिकट्स आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम देयर फैमिलीज. तो जनरली अगेन ये डायनेस्टिक सक्सेशन जो पॉइंट पढ़ते हैं हम. इलेक्शंस ऑफन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजंस एज मेजर पार्टीज are quite similar to each other both in policies and practice. तो as such जो major parties हैं वो भी बहुत similar हैं, ideologically कोई difference नहीं रह गया है उनमें. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. तो ये कुछ challenges है for free and fair elections in India, but challenges as the word suggests कि that can be overcome in due time. तो अब next है आपका एक EVM का picture है यहाँ पे. Okay, electronic voting machine, how do EVMs work? ठीक है, step 1, polling officer verifies voters identity, press the ballot button enabling the voter to cast their vote. Step 3, voter can see list of candidates जो appear होती हैं, names and symbols with a blue button next to it. Voter can press the button next to the candidate's name they wish to vote for, और finally उनका vote register हो जाता है. ठीक है, so controlling unit EVM का presiding officer के पास होता है. Balloting unit is kept with the voting compartment. Okay, now this is a picture. Today जब elections होते हैं तो see all are the leaders and this is famously represented as the common man. ठीक है, by Mr. R.K. Lakshman, the Times of India. तो common man का फोटो है ये, and इलेक्शन से पहले कि आज इलेक्शन है या इलेक्शन आने वाले दिनों में होने वाले, तब भगवान है. ठीक है, कॉमन मैन सारी पार्टीज के. बट जब इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं अगला दिन, तो दिस इज द वेयर कॉमन मैन इज एक्चुअली.
Okay, so this is a कार्टून. ओके, मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस भी देख सकते हो आप. ठीक है. इट इज नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट बिकॉज, तो क्यों वोटर्स लिस्ट अप टू डेट रखनी चाहिए? तो पहला ये है इसका, आई टेक द रेड पेन. ओके, तो ए का होना चाहिए ये 4. ठीक है, कि some people may have moved from away from the area where they have voted last. Now some constituencies are reserved for SCs and STs so that there is a probably fair representation of all sections of our society. Everyone has one vote and one value, again because everyone has equal opportunity to elect representatives. Party in power is not allowed to use government vehicles because all candidates must have a free चांस ऑफ कंपीटिंग इन इलेक्शंस. तो ये आपका मैच द फॉलोइंग है इसका. ऑल राइट, नाउ दिस ब्रिंग्स अस एन एंड टू द वन शॉट वीडियो ऑन चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.